क्विक रिवीजन शो में आज का टॉपिक है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो चलिए एक एक पॉइंट को जो भी पूछे जाते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है। तो वो राजा राम मोहन राय ही हैं। इनका पहले नाम क्या था, राम मोहन राय, बाद में राजा की उपाधि इनको मिली। तो इनका कुछ फेमस जैसे काम क्या है, एक तो सती प्रथा को उन्मूलन के लिए इनको जाना जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो इनका टाइम पीरियड शुरू होता है 1772 से टाइम पीरियड शुरू होता है। इनका जन्म 1772 में हुआ। उसके बाद 1829 में सती प्रथा को उन्मूलन किया, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1830 में इंग्लैंड की यात्रा, 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1928 में शताब्दी ब्रह्म समाज का शताब्दी समारोह मनाया जाता है और 2022 में 250वीं जयंती मनाई जाती है। 1772 से जब आप जोड़ेंगे तो 250 साल बाद 2022 में मनाएगी। एक समाज सुधारक थे, विचारक यानी थिंकर थे, दूरदर्शी इनकी यानी दूरदृष्टिता थी इनकी। इन्होंने बहुत सारे मतलब इनके पेपर भी चले, बुक भी इनकी है। तो चलिए सभी पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला बार बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि राजा की उपाधि कौन दिया इनको। तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। ऑलरेडी आप देखेंगे कि मुगल इस समय 18वीं सदी 19वीं सदी तक आते आते क्या हो रहा है, डिक्लाइन की ओर बढ़ रहा है। तो उस समय इनको पेंशन जो मिल रहा था उसी से संबंधित और मतलब एक तरीके से पूरा खर्चा पेंशन पे ही जीवन मुगल का चल रहा था। तो कुछ कहना चाह रहे थे ब्रिटिश से, यानी अपनी बात कुछ रखना चाह रहे थे कि और कुछ मुझे मिले या ना मिले। तो उसके लिए इनके पास कोई व्यक्ति नहीं था। समस्या ये थी कि वहां पर जाएंगे, ब्रिटिश में जाएंगे तो इंग्लिश में कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, और इनके पास ऐसा कोई व्यक्ति इनको दिखा नहीं। और दरबार में मुगल में तो फारसी भाषा चलती थी, आपको पता भी होगा। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को यानी राम मोहन राय को चुना और 1830 में इन्हीं का संदेशा लेकर यानी मुगल सम्राट का संदेशा लेकर राजा राम मोहन राय कहाँ गए, इंग्लैंड गए। तो उसी के लिए राजा की उपाधि इनको मिली है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, युगदूत भी इनको कहा जाता है। युगदूत कौन कहा, सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहा। क्यों कहा, रीजन क्या है, इन्होंने नए युग की शुरुआत की। भारतीय पुनर्जागरण का इनको जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण मतलब नए तरीके से पहला व्यक्ति है जो मतलब एकदम नए तरीके से सोच रहा है, वेस्टर्न के बारे में, वेस्टर्न एजुकेशन को भी मतलब सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो केवल ये कह रहा है कि वैदिक ज्ञान ही सही है। उसके बाद क्या पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहा गया। कौन कहा ये, तो कई इतिहासकारों का मानना है, जवाहरलाल नेहरू का भी मानना था कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय थे। अच्छा, रीजन क्या था, एक तो राजनीतिक सामाजिक जो जागृति थी उनकी। प्रथम आधुनिक पुरुष भी इनके कहा जाता है, यानी फर्स्ट मॉडर्न मैन भी इनको कहा जाता है। कहा किसने, इतिहासकार और विद्वानों ने कहा। रेफरेंस क्या लिया, आधुनिक विचारों का प्रसार इन्होंने किया, यानी नए नए विचारों को लाया, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया, जाति प्रथा का खंडन किया, और भी बहुत सारे काम किए। एक और उपाधि है भारतीय पुनर्जागरण का। जहां भी पुनर्जागरण आपको दिखे समझ लीजिए वो राजा राम मोहन राय से संबंधित है। तो भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा किसको कहा जाता है, भारत पथिक किसको कहा जाता है, तो ये भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर राजा को उपाधि मिली। युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कई इतिहासकारों ने कहा। प्रथम आधुनिक पुरुष भी इनको कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा कहा जाता है, भारतीय पथिक कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये दोनों उपाधि दी थी। अब राजा राम मोहन राय के कुछ सामाजिक सुधार हैं जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज जब बनते हैं वहां पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा तो सती प्रथा कांड 1829 में। अच्छा, इसमें योगदान और कौन व्यक्ति दिया, उस समय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो लॉर्ड विलियम बेटिक। तो लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा नियम XVII का मतलब 17। तो रेगुलेशन जो 17 किससे संबंधित है, वो सती प्रथा के अंत से संबंधित है।
तो उस समय कौन व्यक्ति मतलब सबसे बड़ा योगदान दिया, बार बार पूछा जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद इन्होंने बहु विवाह बाल विवाह का विरोध किया। सती प्रथा मतलब समझते हैं नहीं आप, जैसे एक व्यक्ति अगर पति पत्नी में कोई खत्म हो जा रहा है, तो कोई खत्म भी नहीं है, अगर पति खत्म हो जा रहा है तो पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो यही सती प्रथा था, सती हो जाना यानी लड़कियों का जल जाना। तो बहु विवाह और बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया। महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की भी वकालत की कि महिलाओं को भी संपत्ति में भागीदारी मिलनी चाहिए। अब समझ रहे हैं कितनी सारी चीजों को आज से 200 साल पहले ये बात उठाए, उस समय कितना विरोध था। बहु विवाह और बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया और महिला संपत्ति अधिकारों की वकालत की। जाति प्रथा का विरोध किया, यानी समाज में समानता पर इन्होंने जोर दिया कि सब लोग समान हो, ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग जाति से संबंधित हो, ऊंच नीच की भावना हो। तो सती प्रथा का अंत, बाल विवाह, बहु विवाह और जाति प्रथा का विरोध। उसके बाद तर्क और वेदों पर आधारित इन्होंने धर्म के बारे में बताया। एक क्या बताया, यानी इन्होंने बताया कि एकेश्वरवाद होना चाहिए। एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर की पूजा होनी चाहिए, एक ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। बहुदेववाद का ये समर्थन नहीं करते थे, मोनोथिज्म का समर्थन करते थे। मूर्ति पूजा का टोटली इन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध देखेंगे आर्य समाज में भी है। तो राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। वेदों और उपनिषदों के आधार पर प्रमाणित किया। आप देखेंगे तो आर्य समाज वाला अगर पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो वहां पर भी क्या था कि वेदों की ओर लौटो की बात हो रही है। यहाँ पर भी वेद और उपनिषदों को आधार माना जा रहा है, मूर्ति पूजा का टोटली विरोध किया जा रहा है। ईसाई धर्म का बिल्कुल प्रभाव था। इनकी एक रचना भी है, परसेप्ट ऑफ जेसस। तो ईसा मसीह के जो नैतिक उपदेशों की इन्होंने प्रशंसा की है इस बुक में, परसेप्ट ऑफ जेसस में, जीसस में, परसेप्ट ऑफ जीसस में। तो मूर्ति पूजा के ये विरोध कर रहे हैं। एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर में इनका विश्वास है। ईसाई धर्म का प्रभाव इन पर था। अच्छा, 1815 में ही आत्मीय सभा की स्थापना हुई। आत्मीय सभा क्या था, तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना। कहां पर यह स्थापना हुई थी, कलकत्ता में। तो एकेश्वर का मतलब समझ रहे हैं, मोनोथिज्म मतलब एक ईश्वर को ही मानना है, बहुदेववाद को समर्थन नहीं करना, जो आज समय चल रहा है बहुदेववाद का समर्थन है, कई भगवान है। तो ये एकेश्वरवाद का प्रचार करते थे। प्रचार का स्थान क्या था, कलकत्ता, और आत्मीय सभा में एकेश्वरवाद का प्रचार होता था। हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1817 में। अच्छा, कौन इनका मदद किया, तो डेविड डेयर, एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उन्होंने मदद किया। कहां पर स्थापना हुई हिंदू कॉलेज की 1817 में, तो ये कलकत्ता में हुई। तो 1815 में आपको आत्मीय है, यहां पर ब्रह्म समाज नहीं है, यहां पर आत्मीय समाज है। तो डेविड डेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई। और यही रीजन है कि आधुनिक शिक्षा और तर्क संगत, यानी एक तरीके रेशनलिज्म की नींव यहीं से पड़ती है, तार्किक होना। उसके बाद 1823 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी इन्होंने बनाया। वो भी किससे संबंधित था, एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार से संबंधित था। तो ये तर्क संगत धर्म का मतलब ये है कि जैसे मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, उनको लग रहा है, अब तार्किक रूप से देखेंगे तो मूर्ति पूजा करने से क्या हो जाएगा, तो तर्क संगत धर्म और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने का मेन उद्देश्य था। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1823 में स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई। अच्छा, मेन इसमें क्या था 1825 में ये वेदांत कॉलेज क्यों बनाया गया, तो भारतीय और पाश्चात्य यानी वेस्टर्न एजुकेशन, तो भारतीय एजुकेशन और वेस्टर्न दोनों शिक्षाएं यहां पर मिलती थी वेदांत कॉलेज में। 1825 में स्थापना इसकी हुई थी। अब सबसे फेमस जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रह्म समाज 1828 में। तो ये 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना हुई। पूर्व नाम इसका क्या था, ब्रह्म सभा था। ये जो समाज शब्द है ये पहले सभा था, तो याद रखिएगा, कभी पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आपका। तो ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज हुआ। उद्देश्य क्या था, तो एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध, सामाजिक सुधार। तो आप देख रहे हैं हर एक जगह ये जो भी मतलब
कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें एक ईश्वर, मूर्ति पूजा, यानी एक तरीके से पाखंड का विरोध करना, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, सामाजिक सुधार पर ज्यादा जोर है इनका। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। वेदांत कॉलेज 1825, कलकत्ता यूनिटी 1823, और उधर आत्मीय सभा कितना था 1815, और हिंदू कॉलेज 1817। अब इनकी कुछ पत्रिका है, एक है तुहफत उल मुहाहिदीन, 1803 में इनकी पत्रिका थी। किस भाषा में थी? अब भाषा आप नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये तो हिंदी तो लग नहीं रहा है, संस्कृत तो लग नहीं रहा है, या तो फारसी होगा या उर्दू होगा। तो ये किस भाषा में थी? फारसी में थी। तो इसका अर्थ है एकेश्वरवादियों को उपहार। अब यहां भी देखिए वही आ रहा है, एकेश्वरवादी। तो एकेश्वरवादियों को उपहार 1803 में इनकी पत्रिका थी। अच्छा, पत्रिका और जन जागरूकता, यानी प्रेस को सामाजिक सुधार का सशक्त माध्यम इन्होंने बनाया। यानी प्रेस के जरिए अपने जो भी संदेश थे वो समाज में फैलाया। संवाद कौमुदी इनकी सबसे फेमस पत्रिका है। अच्छा, संवाद कौमुदी में एक चीज आपको, एक पॉइंट याद रखना है। पहले तो ये बंगाली में था। किस में था? बंगाली में था। सती प्रथा के विरोध में इसी में छपते थे। जो भी सती प्रथा का विरोध का लेख था, बहुत बार एक क्वेश्चन बनता भी है कि संवाद कौमुदी में क्या होता था। तो सती प्रथा का जो विरोध होता था वो इसी में छपते थे, बंगाली भाषा में होता था। लेकिन तुहफत उल मुहाहिदीन किस में था? फारसी में था। तो याद रखिएगा ये। मिरातुल अखबार इनका एक था, ये भी किस में था? फारसी भाषा में था। ये भारत का पहला फारसी साप्ताहिक समाचार पत्र था, याद रखिएगा। साप्ताहिक था, भारत का पहला फारसी था मिरातुल अखबार। जबकि संवाद कौमुदी क्या था? बंगाली में था। अच्छा, उपनाम इसका क्या था? प्रज्ञा की चांद। परसेप्ट ऑफ जेसस 1820 में इन्होंने लिखा। किस भाषा में था? तो अंग्रेजी। ये कई भाषाओं के जानकार भी थे। आप देख रहे हैं फारसी में भी लिख रहे हैं, संस्कृत भी आता है, हिंदी भी आ रहा है, अंग्रेजी भी आ रहा है। तो कोई भी व्यक्ति आज कहीं पहुंचा है, उसका नाम चल रहा है, तो कुछ ना कुछ रीजन भी है। 1820 में इन्होंने परसेप्ट ऑफ जेसस लिखा। आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, बिल्कुल। मैंने बताया वेदांत कॉलेज 1825 में जो स्थापना हुई थी उसमें मॉडर्न एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन दोनों उसमें चल रहा था। तो पाश्चात्य और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, यानी वेस्टर्न को ये नकार नहीं रहे हैं, वेस्टर्न और अंग्रेजी शिक्षा का ये समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पुनर्जागरण कहा जा रहा है। भारतीयों के आधुनिक विकास के लिए अनिवार्य है। इनका मानना था कि अंग्रेजी क्या है? भारतीय के जो मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी पर इन्होंने बल दिया, यानी साइंस पर भी जोर है इनका, अंग्रेजी पर भी जोर है। तो संस्कृत के बजाय वैज्ञानिक और अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। पुनर्जागरण क्यों कहा जा रहा है? आप समझ रहे हैं नहीं? पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जा रहा है? पूरी चीजों को ये नई तरीके से देख रहे हैं, सबसे पहले व्यक्ति हैं ऐसे। तो संस्कृत के बजाय वैज्ञानिक और अंग्रेजी शिक्षा पर जोर। कुछ और चीज है, प्रथम विदेशी यात्रा कब हुई? आपको मैंने बताया कि 1830 में ये अकबर सेकंड का संदेशा लेकर अग्रदूत के रूप में गए थे, राजा को उपाधि उन्होंने दिया था। तो समुद्र पार करने वाले, इंग्लैंड जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यही थे, राजा राम मोहन राय। मृत्यु की बात करें तो वहीं पर गए थे 1833 में, इनकी वहीं मृत्यु हो जाती है, इंग्लैंड में, ब्रिस्टल में। वहीं पर इनकी समाधि भी स्थित है। अकबर द्वितीय के दूत बनकर इंग्लैंड गए थे, मैंने पहले बताया। प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। अच्छा, प्रेस पर जो भी लगे प्रतिबंधों का इन्होंने कड़ा विरोध किया। तो बस ये दो क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आपने सही से लेक्चर देखा होगा तो आप पक्का आंसर दे पाएंगे। कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसका पीपीटी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।